नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो अमित शाह वाला जो विवाद है, मुद्दा है, वो और गरमाता जा रहा है। बीजेपी ने कल या कहा जाए अमित शाह ने अकेले कुल्हाड़ी पर पाँव रखा था। अब पूरी बीजेपी प्रधानमंत्री समेत इस कुल्हाड़ी पर पैर रखने पर आमादा हो गई लगती है। 3 सीन आप देख सकते थे आज। एक लोकसभा संसद के परिसर में जब जो मकर द्वार से सांसदों को विपक्ष के सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया गया, टोका-टाकी, धक्का-मुक्की हुई। जैसा कि विपक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष का आरोप है कि अ, विपक्ष के लोगों ने धक्का-मुक्की की, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। संसद के अंदर सांसद ही नहीं जाएँगे, वहीं दरवाजे पर धक्का-मुक्की होगी, एक-दूसरे को घायल करने की कोशिश होगी, तो फिर कैसे होगा, काम चलेगा? संसद में तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, ठप रही संसद। लेकिन संसद के बाहर क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी। अरविंद केजरीवाल नब्ज़ पकड़ना जानते हैं अच्छी तरह से। उन्होंने सीधा-सीधा चिट्ठी लिख दी नीतीश कुमार की पार्टी को और चंद्रबाबू नायडू को कि आप अपना रुख तो स्पष्ट करो। रुख थोड़ा-सा स्पष्ट ये है कि बीजेपी के इस झमेले से इन दोनों पार्टियों ने अपने आप को अलग कर दिया है। इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट नहीं कर रहे यानी वो अमित शाह का समर्थन नहीं कर रहे हैं। विरोध में नहीं बोल रहे अलग बात है, लेकिन आज जब बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे या शोर-शराबा कर रहे थे प्ले कार्ड्स लेकर, तो उसमें जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद शामिल नहीं थे। ये बीजेपी के लिए एक दूसरी या प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संकट की स्थिति है। तीसरी बात ये हुई कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह की तरफ से ट्विटर यानी एलन मस्क के एक्स को कहा गया कि इस तरह की जो बयान है उनका वो तमाम चीज़ें हटा दी जाएँ एक्स से और एक्स ने ये बात विपक्ष के नेताओं तक पहुँचाई और कहा कि हम पर ये दबाव है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में हम यकीन करते हैं और हम आपका जो बयान है आपका जो वीडियो है वहाँ वो हम हटा नहीं रहे हैं। तो चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं अमित शाह, चारों तरफ से घिरती जा रही है बीजेपी। संघ भी इसका भी कोई रिएक्शन इस रूप में सामने नहीं आया है और संघ को एक और झटका लगा है। संघ ने बड़ी मुश्किल से कोशिश की थी कि दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को बीजेपी के झंडे तले लाया जाए। ये हिंदू बनकर वोट देना शुरू करें क्योंकि अगर आदिवासी, आदिवासी की तरह, ओबीसी, ओबीसी की तरह, दलित, दलित की तरह वोट देगा, तो हिंदू वोट बैंक उस तरह से पुख्ता नहीं बन पाएगा ताकि जिससे बीजेपी को सत्ता में आने में आसानी हो। तो संघ की ये जो मेहनत थी उस पर भी कहीं न कहीं पानी फेरते नज़र आ रहे हैं। अमित शाह ने वैसे अपने भविष्य पर पानी फेर दिया है। ये बात कही जा रही है कि अब हो सकता है उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाए, हो सकता है वो माफ़ी नहीं माँगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद कौन? सबसे पहले आगे अमित शाह का नाम बताया जा रहा था। अब इसकी संभावना खत्म होती नज़र आ रही है, कम से कम हाल-फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। ये मुद्दा खत्म हो सकता है सिर्फ़ एक ही तरीका है। अगर मैं अमित शाह की जगह होता, मैं तुरंत माफ़ी माँग लेता। अगर मैं अमित शाह की जगह होता, तो मैं खुद सभापति से अनुरोध करता कि मेरे भाषण से वो हिस्सा 11-12 सेकंड का एक्सपंज कर दिया जाए। अगर मैं अमित शाह होता, तो मैं बाबा साहब के निर्वाण स्थल पर सुबह 10 बजे पहुँच जाता, जैन मुनियों की तरह पट्टी लगाए हुए और शाम 5 बजे तक वहीं बैठकर उपवास करता और फिर किसी दलित के हाथों पानी पीता। और वहीं उपवास शुरू होने से पहले एक बार माफ़ी माँगता और उपवास खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे एक बार और माफ़ी माँगता। मामला खत्म हो जाता। बड़े-बड़े नेताओं ने माफ़ी माँगी है, लेकिन यहाँ तो अकड़ है, हेकड़ है और बीजेपी के नेता जिस ढंग से समर्थन में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस ढंग से समर्थन में आए हैं, इन्होंने क्लीन चिट दे दी अमित शाह को। यानी बाबा साहब का जो कथित तौर पर अपमान हुआ है, उसके साथ जाकर खड़े हो गए हैं बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको लगता है कि अमित शाह ने कोई अपमान नहीं किया। अगर अपमान नहीं किया तो एक्स से ये कहने की क्या ज़रूरत थी? और फिर ये कहा जा रहा है कि लिखित जो उनका भाषण था उसमें ये ज़िक्र था। यानी वो स्लिप ऑफ द टंग जैसा नहीं हुआ भाषण देते-देते यूँ ही अपनी तरफ से नहीं बोल दिया, अपनी तरफ से नहीं जोड़ दिया।
लिख कर लाए थे, यानी तय करके आए थे कि उन्हें ये बोलना है। अब अंबेडकर का नाम लेना फैशन कैसे हो गया? देश में तो दलित राजनीति जो हो रही है, उसके हिसाब से तो अंबेडकर का नाम लेना एक पैशन है, उसको आपने फैशन करार कर दिया। फिर मुझे एक हल्के वे में कहूँ को एक बात से बड़ा ऐतराज़ है। अमित शाह साहब ने ये क्यों कहा कि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में काटते, 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। भई ये धरती, भारत माता, भारत देश मोदी के नेतृत्व में, ये तो स्वर्ग की बनने की दिशा में बढ़ रहा है तेज़ी से। 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, यानी स्वर्ग हो जाएगा। तो फिर 1 जन्म नहीं, 2 नहीं, 7 जन्म स्वर्ग में बिताने की क्या ज़रूरत है? ये भी कम से कम कुछ चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वो कोई दलित बनाया जा सकता है ताकि दलितों की नाराज़गी को शांत किया जा सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बड़े खुश हैं, मुझे नहीं मालूम खुश हैं, दुखी हैं। लेकिन उनका अमित शाह के पक्ष में कोई ट्वीट आया है तो आप मुझे बताइएगा। एक ट्वीट आया हो तो मुझे बताइएगा, मैंने नहीं देखा। मैं आपसे माफ़ी माँग लूँगा अगर ट्वीट आया हुआ हो। क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ है, संभल की घटना घटी तो 48 साल पुराना मामला ले आते हैं। यही अमित शाह है, यही योगी आदित्यनाथ हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यादव, शेखर यादव को कठमुल्ला और इस तरह की अपमानजनक, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम बुलाकर कड़ी पूछताछ करता है, रोस्टर से उनको थोड़ा हटाने की बात होती है। लेकिन